स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पे मेरे साथ। मेरा नाम है तानिया शर्मा और आज हम लोग करने वाले हैं एमपी बोर्ड का इंग्लिश का क्लास 10th का मॉडल पेपर। तो यार कल चैनल के ऊपर राजस्थान वालों के लिए मैंने सैंपल पेपर जो था वो करवाया था एंड साथ ही साथ अगर आप लोगों ने ध्यान फरमाया हो और मेरी एक एक बात सुनी हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, जो क्लासेस की हैं, जो चैप्टर्स की हैं, वो सारी लिंक्स एक ही जगह पे डलवा दी थी ताकि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज भी सेम होने वाला है। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पर सारी लिंक्स आपको इकट्ठे मिल जाएंगी जो इंग्लिश के पेपर के लिए जरूरी है। ठीक है, बट हाँ मॉडल पेपर एक हम लोग करेंगे ताकि अगेन आप लोगों को आइडिया हो जाए। वैसे मैंने एमपी वालों को कल वाला मॉडल पेपर भी देखने बोला था। क्यों बोला था वो आपको आज पता चलेगा, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कल वाले मॉडल पेपर के ही हैं जो इसमें है। राइट, तो अगर आपने कल की क्लास देखी है तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और अगर आप पुराने सेशंस भी देखते आए हो तो मैं आपको गारंटी लिख कर दे सकती हूँ कि आपका पेपर बहुत एकदम ऐसे तोड़ जाने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है आपका पेपर। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। ठीक है, खत्म। आते हैं बच्चों इस पे। ये ऑफिशियली रिलीज्ड एमपी बोर्ड का मॉडल पेपर है। 75 मार्क्स का ये पेपर है जिसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे। अगेन मैं आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दूंगी, आपके साथ साथ ये करूंगी और जल्द से जल्द इसको करवाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले बच्चों सेक्शन ए आएगा, ठीक है, जिसमें आपको बहुत ही आसान पैसेज दिया जाएगा 5 नंबर का एंड आपको एक एक नंबर मिलेंगे अगर आप सही जवाब दे रहे हैं तो। अब आपको क्या करना है, रीडिंग पैसेज की सबसे आसान और सबसे ज्यादा यूजफुल ट्रिक क्या है? सबसे ज्यादा आसान और यूजफुल ट्रिक ही ये है कि भाई हमें सीधा क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहां पर पहली ट्रिक ही यही है कि रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। दूसरी ट्रिक है उन क्वेश्चंस में से कीवर्ड ढूंढो और फिर पैसेज में पढ़ो। तीसरी ट्रिक ये है कि मेमोराइज नहीं करना, हमें ये याद नहीं करना। तो अगर पेपर में ऐसा होता है कि आपको 1 या 2 वर्ड मीनिंग्स नहीं पता होते, क्योंकि आप लोग साल के शुरू से मैडम की बात सुनते नहीं हो, है ना, आपको जब बोला जाता है प्रैक्टिस कर लो तब आप करते नहीं हो और पेपर से 1-2 दिन पहले ही आपको होश आता है। इंग्लिश और हिंदी के पेपर की अगर मैं बात करूं तो उस केस में अगर आपको एक आधा वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है तो डरने वाली बात नहीं है, स्किप इट। हमें ये याद नहीं करना, हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ हमारा आंसर ढूंढना है। ठीक है, जो आपको पेपर से पहले रीडिंग टाइम मिलेगा उसमें प्लीज आप लोग कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन पेपर पे एक बारी अच्छे से नजर फेर लो, ये जो पैसेजेस हैं इन पे एक बारी अच्छे से नजर फेर लो ताकि जब आप इसे सॉल्व करो तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत 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 फायदा होगा आपको। ठीक है, ऑल राइट। और एमपी बोर्ड के लिए है, एमपी बोर्ड, ठीक है, राजस्थान वाले देख रहे तो वो भी देख सकते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि चैप्टर्स सेम है पूरे। पर एमपी बोर्ड में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुम लोग ऐसे बोल रहे थे कि आपने राजस्थान वालों के लिए भी कुछ ले आए, यूपी के लिए भी ले आए, हमें भूल गए। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें नहीं भूली हूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, द आंट केम टू द स्ट्रीम। ये 1 नंबर का है। ठीक है, स्ट्रीम मतलब कोई नदी, कोई पानी। अब यहां पर आपको देखो कि हमें कीवर्ड स्ट्रीम मिल गया। ठीक है, कीवर्ड मतलब कोई एक इंपॉर्टेंट वर्ड हमें क्वेश्चन से उठाना है, वो वर्ड फिर हमें इस पैसेज में ढूंढना है और हमें हमारा आंसर इसी के आसपास मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे स्ट्रीम मिल गया तो ये रहा देखो स्ट्रीम। ठीक है, अब जब यहां से मुझे मेरा ये जो वर्ड है स्ट्रीम, आंसर भी यही मिलेगा। तो लिखा है आंट स्ट्रीम के पास क्यों गई? सो एन आंट हु हैड कम टू ड्रिंक एट अ स्ट्रीम। ड्रिंक मतलब भैया प्यास लग रही थी, पानी पीने गई वो, है ना। तो यहाँ पे बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर ए, ड्रिंक फ्रॉम इट। देख रहे हो, बहुत ही आसान पैसेज आएगा। अगर आपने जनरल भी पढ़ाई करी है और अगर आपने, जब मैं यूपी बोर्ड वगैरह की मैराथन ले रही थी, अगर आपने वो देखी है ना, अगर आपने वो कर लिया तो ये तो आप ऐसे 2 मिनट में कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आंट रीपेड टू द डव बाय, डव इज अ काइंड ऑफ अ बर्ड। ठीक है, तो कैसे इसने रीपे करा? रीपे मतलब अपना एहसान उतारना। अब यहां पर हमें कीवर्ड मिल गया, यहां पर रीपेड मिल गया कीवर्ड के आंट ने, चीटी ने कुछ तो ऐसा किया होगा, मदद करी होगी। तो देखो भाई कैसे कैसे कहां कहां रीपेड हमें कुछ अगर मिलेगा तो ये रहा। ठीक है, इसी के आसपास आंसर है। Thus the ant repaid the dove for having saved its life in the foaming current of the stream। ठीक है, ऊपर देखो, she saw the danger and flew swiftly away to safety। The hunter missed his aim and the loud noise of the gun awakened the dove। ठीक है, hunter मतलब
भाई वो डव को मारने आया था, हंट करने आया था, एंड आंट ने क्या करा, उसने काट लिया। आंट ने क्या करा, हंटर को काट लिया। अब जब उसने हंटर को काटा तो हंटर का जो एम है, जो शिकारी का जो निशाना है, वो डगमगा गया, डव को नहीं लगा। डव को आवाज सुनाई दी गन की और वो वहां से सेफ्टी की तरफ बच गई। यानी कि एक बारी डव ने जान बचाई थी चींटी की और एक बारी चींटी ने बचा ली। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखते हो ये रहा, देखो, he was about to fire when the ant who was nearby crawled forward and bit him sharply on the ankle। तो चींटी ने क्या करा, चींटी ने हंटर को एंकल पे काट लिया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बिटिंग, बाइटिंग द हंटर, बाइटिंग द डव, या नन ऑफ दिस। तो बाइटिंग द हंटर, हंटर को काट लिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, द डव ड्रॉप द लीफ इनटू द वाटर टू, ये भी एक नंबर का है। तो भाई डव ने, यहाँ पे हम लोग ड्रॉप द लीफ को कीवर्ड उठा लेते हैं। ठीक है, कहाँ लिखा है ड्रॉप द लीफ, ये रहा, मतलब आंसर हमें यहीं कहीं मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एक बारी चींटी पानी पीने के लिए आई और वो वहां पर लहरों से क्या हुआ, डूब रही थी। ठीक है, पानी में वो बेचारी डूब रही थी, गिर गई थी। अब एक जो डव है उसने उसकी मदद करी एंड ड्रॉप द लीफ इनटू द वाटर। ठीक है, और एक पत्ती डाल दी। द आंट क्लाइम्ड ऑन टू दिस, चींटी ने क्या करा, वो उस लीफ के ऊपर चढ़ गई, और क्योंकि जो लीफ होती है वो तो पानी में तैरती है, राइट, तो चींटी डूबी नहीं और वो बच गई। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि डव ने लीफ क्यों डाली पानी के अंदर, आंट को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, आंट को डुबाने के लिए, या उस पे बैठने के लिए, पर्च मतलब सिट, बैठने के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू सेव द आंट। ठीक है, नेक्स्ट, द वर्ड एम इन दिस पैसेज मीन्स, ये भी एक नंबर का है। एम, एम ये रहा, देखो, द हंटर मिस्ड हिज एम, एम मतलब लक्ष्य, है ना, जो वो मारना चाह रहा था जिसको, वो उससे मिस हो गया, उसका गोल उससे मिस हो गया। तो यहाँ पे एम का क्या मतलब है क्या ये वो वाला एम है कि लाइफ में कुछ एम्बिशन होना, या फिर टू पॉइंट अ गन एट समथिंग और समवन? तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सेम है। देखो, एम ये भी होता है कि जिंदगी में कुछ होना, बट इस पैसेज के अंदर एम क्या है, निशाने वाला एम है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, द डव वाज इन डेंजर बिकॉज, डव को किस बात का खतरा था, हंटर उसे मारने वाला था, शूट करने वाला था, जो डव है वो भाई ट्री की ब्रांच से गिर गया था, या देयर वाज अ बुश नियर बाय, या हंटर वांटेड टू केयर। तो भाई आंसर हमें ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया कि हंटर उसे शूट करना चाहता था। तो यहाँ से आपने देखा कि कितना आसान पैसेज था, और हमें यहाँ से पूरे के पूरे 5 नंबर की प्राप्ति हो गई, यानी कि 5 नंबर हमारे हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप आगे बढ़ोगे क्वेश्चन पेपर में तो आपको एक और पैसेज दिखेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने तारे ज़मीं पर तो सबने देखी होगी, राइट, आमिर खान की मूवी, एंड उसमें एक ईशान अवस्थी नाम का बच्चा था, उसे एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी, डिसलेक्सिया, है ना। वो प्रॉब्लम क्या थी, जब भी वो पढ़ने बैठता था तो उसे सारे के सारे वर्ड्स रिवर्स होते हुए दिखते थे, राइट, सारे के सारे वर्ड्स उल्टे दिखते थे, तभी वो उल्टा लिखता था, फिर घर वालों से पिटता था। तो उसे एक प्रॉब्लम थी, उसी प्रॉब्लम के बारे में इस पैसेज में बताया गया है। ठीक है, अब सेकंड पैसेज भी आपका बच्चों 5 नंबर का है। ये देखो, 1 2 3, उसके बाद तुम्हारा 4, और ये रहा तुम्हारा 5वां नंबर। ठीक है, तो ये भी तुम्हारे 5 नंबर तुम्हें दिलवाएगा, यानी कि तुम्हारे 10 नंबर तो पक्के। अब यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 1, इन डिसलेक्सिया लेटर्स एंड फिगर्स ऑफन अपीयर डैश, लेटर्स और फिगर डिसलेक्सिया प्रॉब्लम में कैसे दिखाई देते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा, लेटर्स एंड नंबर्स ऑफन अपीयर रिवर्स्ड। जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया, ये बी है तो ये डी दिखता है ना, ये बी लिखा है अगर तो ये रिवर्स हो जाता है, ये ऐसे दिखता है बच्चों को, समझ में आ रहा है? तो ये रिवर्स हो जाता है इस प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, रिवर्स्ड। नेक्स्ट, पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया आर ऑफन डैश, फार साइटेड, शॉर्ट साइटेड, राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड। तो अब यहाँ पर देखो भाई, कहीं पर तुम्हें ये लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड कुछ दिख रहा हो। मेनी डिसलेक्सिस आर लेफ्ट हैंडेड और एबल टू राइट विद ईदर हैंड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, ईशान अवस्थी भी ऐसी था ना, लेफ्ट हैंडेड, या तो उनपे ये होता है कि वो किसी भी हाथ से लिख सकते हैं, या फिर जनरली वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं। डिसलेक्सिया में डैश लास्ट टिल चाइल्डहुड, persist into adulthood, be noticed during infancy and when one goes to school। तो अब इनमें से कोई भी हमें वर्ड अगर पैसेज में दिखेगा तो हमें वहां आंसर अपना मिल जाएगा। तो आगे आ जाओ नीचे, चाइल्डहुड, अडल्टहुड, कोई भी ऐसा वर्ड दिख रहा है बच्चों तो जल्दी से बताओ मेरे को, मैं भी देखो तुम्हारे साथ साथ ही सॉल्व कर रही हूँ,
राइट तो इसलिए तुम लोग भी अपना दिमाग लगाओ, खाली बैठ के यहाँ सुनो मत। और जो तुम फालतू लाइव चैट में बातें करते हो ना बेटा, अभी वो टाइम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर दिमाग लगाओ अपना कि कहीं पर भी तुम्हें दिख रहा हो, ये देखो यहाँ पे इन्फेंसी दिख रहा है, इन्फेंट मतलब बहुत ही छोटा जो पैदा ही हुआ है बच्चा, अडल्टहुड दिख रहा है, तो लर्निंग टू स्पीक में ऑल्सो बी डिलेड, द कंडीशन सीम्स टू बी इनहेरिटेड, इट में परसिस्ट इन टू अडल्टहुड, यही लिखा है ना, परसिस्ट मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यू होना, कि ये कैसी प्रॉब्लम है। तारे ज़मीं पर तो ईशान अवस्थी ठीक हो गया था, है ना, क्योंकि उसे एक अच्छा टीचर मिल गया, अच्छा अध्यापक मिल गया, बट ये प्रॉब्लम आपकी अडल्टहुड यानी कि बड़े आप हो गए तब भी आपको कंटिन्यू कर सकती है। तो यहाँ पर यही लिखा है परसिस्टेंट टू अडल्टहुड, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक कि बच्चों बहुत ही डायरेक्ट पैसेज है ना। यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है, इतना डायरेक्ट पैसेज नहीं देते, सीबीएसई में तो कतई नहीं देते, ठीक है, बट तुम लोगों का जो पैसेज है वो बहुत आसान है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आराम से करके आओगे। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ दिस इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड परसिस्ट, अभी अभी मैंने आपको परसिस्ट का मतलब बताया, इट में परसिस्ट इन टू अडल्टहुड, राइट, तो मतलब कंटिन्यू होना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, द प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन कैन बी कंपाउंडेड बाय द फेलियर ऑफ पेरेंट्स एंड के बाद 4 ऑप्शन है हमें देखने, लिखा है ये जो प्रॉब्लम है परसेप्शन का, कैन बी कंपाउंडेड बाय द फेलियर ऑफ पेरेंट्स एंड, तो अब देखो कहीं पर फेलियर ऑफ पेरेंट्स करके अगर आप लोगों को कुछ भी दिखाई दे रहा है, अब अच्छा यहाँ पर ना हमें एक पैटर्न भी पता चल गया। पैटर्न क्या है कि पहला आंसर ऊपर मिला, अच्छा हमेशा ये जरूरी नहीं है कि ऐसी पैटर्न में हो, बट क्योंकि हम 2-3 आंसर कर चुके हैं, हमें पता है पहला नीचे मिला, फिर उसके नीचे, तो अब इसके नीचे ही मिलेगा, राइट। तो हमें यहाँ पर कौन सा कीवर्ड है बच्चों जो अपने को ढूंढना है, फेलियर ऑफ पेरेंट्स। देखो कहीं पर दिखाई दे रहा है कि नहीं, सम रिसर्चर्स बिलीव दिस द मॉडर्न वर्ल्ड नो, the phonetic method of teaching student letter appears to achieve better reading result, problem of words cannot be sounded out, these words must simply be memorized, the problem ये रहा, देखो ये रहा, with dyslexia the problem can be compounded by the failure of parents or teachers to recognize the condition। तारे ज़मीन पर क्या हुआ था, ना तो उसके पेरेंट्स समझ पाए, राइट, बस उसके बड़े भाई से उसकी तुलना करते रहे, कंपेयर करते रहे कि तुम्हारा बड़ा भाई तो टॉप करता है और तुम ऐसे करते हो, और ना ही टीचर समझ पाए, कोई नहीं समझ पाया उसको जब तक वो हॉस्टल जाके आमिर खान उसको नहीं मिल गया, वो वाला टीचर नहीं मिल गया, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, the problem of perception can be compounded by the failure of parents and correct the child at infancy, recognize the condition, provide treatment या understand the child। थोड़ा सा और पढ़ते हैं बच्चों क्लियर आंसर के लिए, और टीचर्स टू रिकॉग्नाइज द कंडीशन, राइट। आंसर क्या है यहाँ पर हमें मिल गया, टू रिकॉग्नाइज, अरे यार ये हमेशा बच्चों रेड सिलेक्ट हो जाता है मुझसे, टू रिकॉग्नाइज द कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, मेरा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, गॉट इट, ठीक है। तो तुम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने पांचों सॉल्व कर लिए, यहाँ पे हमारे 5 नंबर पक्के, ठीक है। और तुम लोगों ने देखा कि इस बीच की हमें जरूरत भी नहीं पड़ी, ये वाला हमने पढ़ा भी नहीं, ये इतना पोर्शन। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, पेपर शुरू होते हैं यहां से पढ़ना शुरू करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर अभी हमें कितना टाइम लगा, मुश्किल से 3-4 मिनट, राइट, यानी कि वीडियो की शुरुआत के 14 मिनट में हमने दोनों पैसेजेस कर लिए, और 14 मिनट में हमने बातें भी करी हैं। आप तो जब पेपर में करोगे तो मतलब 10 मिनट में दोनों पैसेज आप कर सकते हो, करने योग्य हो, ठीक है, समझ में आया। तो ये वाओ बच्चों, उठा लेती हूँ मैं इसको, ठीक है, ये भी जोश में आ रहा है। नाउ द पॉइंट इज यहाँ पर कि ये पूरा नहीं पढ़ना है, यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्वेश्चन देखना है, अपना आंसर ढूंढना है। पूरा पढ़ोगे टाइम वेस्ट होगा, आधा यहाँ समझ भी नहीं आएगा और कंफ्यूज हो गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब जो तीसरी चीज आएगी वो आएगी तुम्हारी नोट मेकिंग। वैसे तो ये क्लास 12th में टॉपिक होता है, बट वो अलग टाइप की नोट मेकिंग होती है। जितना भी मैंने एमपी बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखा है, सिंपली नोट्स बनवाए गए हैं, जैसे आप और मैं पढ़ते समय नोट्स बनाते हैं। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। इसमें समरी भी लिखने आती है, बट इस क्वेश्चन में समरी नहीं है। अगर समरी लिखने आए तो जो आपने नोट्स बनाए हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं अपन, पॉइंट में, है ना। नोट्स में हमें ये पूरा नहीं लिखना, नोट्स हम बनाएंगे पॉइंट में, उन्हीं पॉइंट को हमें जोड़ जोड़ के समरी लिख देनी है। बहुत ही आसान टॉपिक है, ये आपको 4 नंबर दिलाएगा, यानी कि ये कर लिया तो अभी तक 14 नंबर पूरे। लिखा है इस पैसेज को पढ़ो और नोट्स बनाओ और एक टाइटल दो। यहाँ पे आपके 2 ही काम है, एक टाइटल दे दो, एक नोट्स बना दो। समरी लिखने आपको नहीं बोला है,
राइट। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, किस बारे में है ये? फैट कम्स इन टू टाइप्स, ओमेगा 3 विच इज फाउंड इन मेरीन लाइफ एंड ओमेगा 6 विच इज कंसंट्रेटेड इन वेजिटेबल ऑयल्स. फर्स्ट इज गुड, अदर इज प्लेन रॉटन. बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 इज प्रेफरेबली सी फिश. अब आपको नोट्स बनाने के लिए पूरा पढ़ने की जरूरत कतई नहीं है, किस हिसाब से आप लोग नोट्स बना सकते हैं देखो. यहां पर सबसे पहले आप लोग क्या दोगे? टाइटल दोगे, टाइटल, ठीक है, क्योंकि टाइटल के हमारे भाई नंबर हैं. अब टाइटल कैसे दोगे? हमने देखा कि शुरू की लाइन में लिखा है फैट के टाइप्स के बारे में बात हो रही है, राइट? तो आप यहां पर क्या बता दोगे? फैट टाइप्स. और क्या बात हो रही है यहां पर? अब यहां पर यह भी बात हो रही है कि कहां कहां पाए जाते हैं. तो क्या मैं लिख सकती हूँ फैट टाइप्स एंड इट्स सोर्सेस? ये एक मेरा टाइटल बन गया. तो टाइटल आपको हमेशा शुरू की लाइन में ही मोस्टली केसेस में मिल जाएगा. अब जब टाइटल मिल गया बच्चों, तो यहां से पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ लाइंस उठाओ, अपने नोट्स बना लो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कैसे, यहां पर नोट्स कैसे, 6-7 हमें पॉइंटर्स लिखने हैं. जैसे हमने शुरू में ही पढ़ा फैट के 2 टाइप्स है, तो आपको पूरी पूरी लाइन नहीं लिखनी है, ठीक है. ऐसे फैट लिखा, 2 टाइप्स. ऐसी तो नोट्स बनाते हैं ना जब हम अपने नोट्स बनाते हैं, या किसी और तरीके से बनाते हो? ऐसी बनाते हैं. अब ओमेगा 3 मेरीन लाइफ में मिल रहा है, ठीक है. सो ओमेगा 3 मेरीन लाइफ, आगे यहां कॉमा डाल के आप लिख सकते हो ओमेगा 6 वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है. मतलब यार ये तो कोई वही नहीं है, मतलब वेजिटेबल क्या था, वेजिटेबल ऑयल्स, ये तो मतलब कोई कार्य ही नहीं है, ये तो यार हम बचपन से करते आए, ये तो सिखाने वाली चीज ही नहीं है, है ना. हमें नोट्स बनाने हैं बेसिकली, तो एक एक लाइन पढ़ते जाओ और उसको शॉर्ट में आप लोग लिखते जाओ. अब यहाँ पर देखो, ये आगे लिख दिया, अब लिखा है कि दिस 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 दिस. अब आपको बोलना है कि गुड और बैड फैट्स के बारे में भी बात हो रही है, कि कुछ फैट्स जो है वो गुड है और कुछ जो है वो बैड है, ठीक है. नेक्स्ट अगर मैं आपको पॉइंटर देखने के लिए बोलूं, तो आप और भी कुछ कुछ इसमें से ले सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, रुक जाओ, रेड पेन सिलेक्ट करने दो. एजिंग ब्रेन्स हैव लो लेवल्स ऑफ थियामाइन व्हिच इज कंसंट्रेटेड इन व्हीट, जर्म, ब्रांड नट, मीट, कैरेटीन अवेलेबल इन डीप ग्रीन लीफी वेज. ये वाली लाइन उठा लो, जरूरी नहीं है सारी लाइन से लेनी है, ठीक है. तो अब आप ये वाली लाइन उठा लो, यहाँ पे लिखा है कैरेटीन जो है वो अवेलेबल होता है डीप ग्रीन लीफी वेजिटेबल और फ्रूट्स में, और ये ब्रेन के लिए भी अच्छा होता है. तो ये वाली लाइन आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है. ये लिखा एक वर्ड. अब आप लिख दोगे किस में होता है ये, ग्रीन डीप लीफी वेजिटेबल्स में होता है, ठीक है, और ब्रेन के लिए गुड होता है, गुड फॉर ब्रेन. तो ऐसे टाइप से बच्चों आपको पूरे के पूरे पैसेज के आप लोग क्या कर दोगे, नोट्स बना दोगे, ठीक है. यहां तक आते आते आपके कम से कम नहीं तो 7-8 पॉइंट्स बन जाएंगे, ठीक है. 3-4 तो मैंने, तो बेसिक चीजें करनी है इसमें, तीसरे वाले में कुछ भी नहीं करना. ये जब आप कर लोगे, रीडिंग सेक्शन खत्म, आपके 14 नंबर आपके पास. अब आते हैं आगे राइटिंग सेक्शन पे. अब अगर आपने कल वाली क्लास भी देखी थी, तो ये दोनों ही चीजें मैंने कल की क्लास में भी आप लोगों को कराई है. मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितने ध्यान से देखी या नहीं देखी. Now the point is, you are Purvi studying in Government High School, Bangkhedi. Write an application to your principal for full fee concession. यानी कि आपकी फीस जो है वो प्रिंसिपल माफ कर दे, इसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है. 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, और लेटर और एप्लीकेशन में से चॉइस आएगा. और लगा है तो बच्चों को एक ही करना है, दोनों मत लिखने बैठ जाना. तो नहीं तो एप्लीकेशन लिखने आएगा, नहीं तो लेटर. लिखा है कि आपका नाम दीपक पटेल है. अब जो लड़कियां हैं वो दीपिका ना लिख कर आए. अगर यहाँ पे स्लैश डाल के दीपिका लिखा होता तो ठीक है, या कोई नाम नहीं दिया होता तो ठीक है. बट अगर यहाँ पर नाम ऑलरेडी गिवन है तो आप वही नाम लिखोगे. बन जाओ यार दीपक, कुछ नहीं जाता, ठीक है, दीपक बन जाओ. सो दीपक पटेल हो. आपको यहाँ पर एड्रेस भी दिया हुआ है. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर. ठीक है, क्या लिखा है कि भाई आपको क्या करना है, लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, आपकी बहन की शादी है, उस पे आपको बुलाना है. ठीक है बच्चों. अब यहाँ पे शादियों का सीजन तो है, वो अलग बात है, मुझे कोई नहीं बुला रहा है, मेरी जान पहचान में नहीं हो रही है, बट ठीक है. तो यहाँ पे आप एक चीज लिखोगे. अब
दोनों में से कुछ भी लिखो, कुछ चंद चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको कल भी बताया था। और वो चीजें क्या है कि एक ही सिदक में लिखो, क्लियरिटी से लिखो, स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करो, कटिंग अवॉइड करो, फॉर्मेट का खास तौर पे ध्यान रखो। अब अगर आपको एप्लीकेशन लिखनी है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, तो आप कैसे लिख सकते हो? सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, ठीक है, यहां पर आपको स्कूल का नाम ऑलरेडी दिया हुआ है, गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट हाई स्कूल। नीचे कौन सी जगह का नाम था? बंखेड़ी। अच्छा ये देखो, ये चीज नहीं करनी जो अभी मेरे से हुई। कौन सी चीज? टी 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 जी नीचे और बी में देखो गैप है, ये चीज प्लीज अवॉइड करना, ठीक है, ये चीज अवॉइड करना। इसी के नीचे बी लिखना, इसी के नीचे बी लिखना, ठीक है। जब आपने इतना लिख दिया, उसके बाद आप क्या करोगे? आप डालोगे यहां पर अपना सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? ये सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा। यहाँ पे लिखा है पूरी फीस आपको माफ करानी है अपनी, राइट? तो आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हो, आप धमकी तो नहीं दोगे ना प्रिंसिपल मेरी फीस को माफ कर, राइट? तो सब्जेक्ट हो जाएगा रिक्वेस्ट फॉर फी कंसेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये 4 से 5 के वर्ड्स के अंतर्गत ही आना चाहिए। इससे ज्यादा यूसेज ऑफ वर्ड्स को कृपया कर आप लोग प्लीज अवॉइड करना, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग डाल दोगे रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम, वट एवर यू फील लाइक, और फिर आपकी यहाँ से मेन बॉडी की शुरुआत होगी, ठीक है। अब मेन बॉडी में आप क्या लिख सकते हो? अब आप बोलोगे कि भाई पहले तो आप ये बताओगे कि आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो, है ना? आई एम द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, कौन सी क्लास, मान लो क्लास 10th ए से आप आए हो। फिर उसके बाद आप रोल नंबर बताओगे। अब फिर आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे कि भाई आई एम अनेबल टू पे द फी, यानी कि भाई मैं फीस को पे नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं? बिकॉज, रीजन। यहां पर आप क्या दोगे? यहां पर आप लोग दोगे बेटा जी रीजन अपना, ठीक है, कि मैं फीस को पे क्यों नहीं कर पा रहा हूं। यहां पर लेट्स से तुम लोग ने बोल दिया कि वी आर नॉट फाइनेंशियली साउंड। फाइनेंशियली साउंड का क्या मतलब है? कि भाई हमारी जो फाइनेंशियल स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो इतनी अच्छी नहीं है कि मेरे घर वाले फीस देना अफोर्ड कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर आप बता दोगे कि भाई माय फादर इज अ लेबर, या माय फादर इज दिस, माय फादर इज दैट, कि भाई मेरे पापा जो है वो ये काम करते हैं और उनकी मंथली अर्निंग ही 4,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, या भाई 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं। यहाँ ज्यादा नहीं लिख सकते ना बच्चों, ठीक है। तो जब आपने ये लिख दिया, फिर आप ये भी बोल सकते हो कि भाई वी हैव नो अदर सोर्स ऑफ इनकम, मतलब और कोई सोर्स नहीं है, और मेरे घर में कोई नहीं है जो काम करता हो जहां से हमें पैसे आते हों। उसके बाद आप बोल सकते हो कि भाई ऑलरेडी हमारे पे कर्जा है ना। अब क्योंकि हमारे पे कर्जा है तो हम लोग क्या पैसे नहीं दे सकते, हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी आपको लिखनी है। एंड उसके बाद आप ये भी बोल सकते हो, अब यहाँ पे रीजन है कि ठीक है ये तो आपकी प्रॉब्लम है, पर आप अपने बारे में कुछ अच्छी चीजें भी लिखोगे, तो फिर आप अपना सेकंड पैराग्राफ शुरू करोगे, ठीक है। जब भी एप्लीकेशन लिखो कोशिश करो एटलीस्ट 2 पैराग्राफ में तो लिखो। सेकंड पैराग्राफ में आप ये बोल सकते हो कि भाई आई एम डूइंग वेल इन माई स्टडीज, ठीक है, कि मैं भाई मेरी पढ़ाई में बहुत अच्छे से अपना जो है वो काम कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो हमेशा मैं टॉप 5 पोजीशन में ही आता हूँ क्लास में, यानी कि जो क्लास में 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th है तो टॉप 5 पोजीशन में ही उन्हीं के अंतर्गत मैं आता हूँ। मैं एक रेगुलर स्टूडेंट हूँ या एक रेगुलर स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ना चाहती हूँ। आई हैव क्वेस्ट फॉर नॉलेज, ये आप लिख सकते हो, है ना, कि भाई मैं पढ़ना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बस बेमतलब स्कूल आके बकलोली करना चाहती हूँ, नहीं, मैं पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है। तो जब आपने ये सब लिख दिया, सारी चीजें बता दी कि भाई आप भी एक अच्छे स्टूडेंट हो, आपके पापा के साथ भी ये प्रॉब्लम है। अब लास्ट वाली लाइन जो आपकी कंक्लूडिंग लाइन है, इस बॉडी के बाद एक लाइन होती है ना, आप एंड कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ग्रांट मी द फुल फी कंसेशन, जैसे हमने शुरू किया था कि भाई प्लीज मेरी जो फीस है उसको आप माफ कर दो ताकि मैं अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकूं। एंड दैट विल बी दी मोस्ट काइंडनेस, यानी कि मेरे पे बहुत बहुत आभार होगा एंड बहुत अच्छा लगेगा। आई विल बी ग्रेटफुल या आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू।
ठीक है, और एंड में आप कैसे करोगे, एंड इसको लास्ट में मैं यहाँ ऊपर, यहाँ पर दिख रहा है ना तुम्हें, हाँ चलो, तो यहाँ पर तुम लोग योर्स फेथफुली करके इसको एंड कर दोगे, ठीक है। और जो भी तुम्हें नाम दे रखा है, यहाँ पर पूर्वी नाम दे रखा है, सो आप यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे पूर्वी, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? तो इस तरीके से आपको अपनी एप्लीकेशन लिखनी है। ये टॉपिक बदल सकता है एप्लीकेशन का, बट जो थॉट प्रोसेस है वो आपका यही रहना चाहिए। क्लियर। अब ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर ये इनफॉर्मल लेटर है, और ये यार ये मैं बहुत बार करा चुकी हूँ इनफॉर्मल लेटर, है ना, इतनी बार करा दिया है मैंने, 150 से ज्यादा बार मैं ये इनफॉर्मल लेटर क्लास में करा चुकी हूँ, क्योंकि बचपन से ही हमने कुछ नहीं किया, केवल इनफॉर्मल लेटर ही पढ़ा है, राइट। अब यहाँ पर कैसे आप करोगे, आपको एड्रेस दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे 2 लाइन में पहले एड्रेस डाल दोगे, है ना। इसकी डिटेल अगर आपको वीडियोस देखनी है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक्स डलवा दूंगी, एक बार देख लेना, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक ही चीज आपको लिखनी है, तो अगर आपने ये लिख दिया तो ये मत लिखना। एड्रेस डालने के बाद भाई आप डेट डाल दोगे, सब्जेक्ट डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, शुरू करोगे डियर करके अपना जो भी बात है, ठीक है। अब आपने भाई आपको शादी में इनवाइट करना है, तो आप यही बोलोगे कि यू विल बी ग्लैड टू नो, कि तुम्हें जान के बहुत खुशी होगी कि मेरी जो बहन है उसकी शादी फिक्स हो गई। यार इनफॉर्मल लेटर्स में लिखना बहुत आसान होता है, क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि हम लोगों की क्या थॉट प्रोसेस है। आप लोग वहां इमेजिन कर सकते हो कि भाई किस हिसाब से क्या बोलते हैं, मैंने फोन पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वही चीज मेरे को यहाँ पे लेटर के अंदर भी लिखनी है, ट्रू। और ऐसे मैंने तुम्हें आई गेस 3 या 4 लेटर्स ऑलरेडी करा रखे हैं, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, जब आप अपनी बॉडी लिख दो ना, एंड में इनफॉर्मल लेटर्स में ये जरूर लिख देना कि प्लीज कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, वैसे ये सब लाइंस मैंने आपको बता रखी हैं। प्लीज कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, टू अंकल एंड आंट। ये वाला एंड मत यूज करना, ये वाला यूज करना, ठीक है। या फिर एंड लव टू यंगर्स, ये भी आप नीचे लिख सकते हो। उसके बाद योर्स लविंगली करके आप लेटर को एंड कर सकते हो। सो इनफॉर्मल लेटर इज वेरी इजी। गॉट इट? आगे आ जाओ। अब यार जो 5th क्वेश्चन आएगा ना आपका, वो आएगा टोटली आपकी थिंकिंग पे, ठीक है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, जो कि बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, 5 नंबर हमारे। और आपको क्या करना है, अच्छा और है तो ये दोनों नहीं लिखने, करना आपको, ये देख मत जाना कि इतना सारा राइटिंग का काम कौन करेगा, एक ही चीज लिखनी है, यानी कि इतने सारे टॉपिक्स में से आपको एक ही चीज लिखनी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी एक पे भी आप लोग ना लिख पाओ, इतने सक्षम तो हो ही, राइट। तो नहीं तो आप ऐसे लिख दो, नहीं तो आप पैराग्राफ लिख दो। ऐसे मतलब अपना निबंध लिख दो, पैराग्राफ मतलब एक छोटा सा पैराग्राफ 150 वर्ड्स का लिखना है, बात एक ही है, ठीक है। अब नहीं तो इंडियन फेस्टिवल, कोई भी होली हो गया, दिवाली हो गया, या कोई पर्टिकुलर नहीं लिखना, तो इंडियन फेस्टिवल्स की महत्वपूर्णता बताते हुए लिख दो। ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, किसी पे नहीं लिख पाते तो माय हॉबी पे तो लिख ही दोगे, राइट। इनमें से कुछ नहीं करना तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश पे लिख दो, या मोबाइल और मोबाइल फोन की एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग कितनी बार डिस्कस करते हैं उस पे लिख दो, या गेम्स और स्पोर्ट की इंपॉर्टेंस बता दो, ठीक है। तो इसमें से 150 वर्ड जितना लिखना है। तो अगर मैं बात करती हूँ मतलब लमसम तुम ये लगा लो कि एटलीस्ट 15 से 16-17 लाइन्स तो लिख कर ही आना, ठीक है। अगर एक लाइन में भी बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश मत करना, एक लाइन में एटलीस्ट हमारे आराम से 8-9 वर्ड्स आ जाते हैं, राइट। तो एटलीस्ट ये तो आप आराम से लिख दोगे कि 12 से 15 लाइन्स के बीच में तो लिख कर ही आओ, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड्स अपॉन योर थिंकिंग एंड आई गेस यार तुम लोग इसे आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा यार, वो आएगा पिक्चर के बेसिस पे, 3 नंबर का, इसमें ज्यादा नहीं लिखना। पिक्चर ऑलरेडी दे रखी है, इसके बस सेंटेंसेस बना बना कर आपको लिखने हैं, विच इज अगेन अ वेरी इजी टास्क। लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ कैन वी कीप आवरसेल्व्स फिट एंड हेल्दी। हम लोग खुद को फिट और हेल्दी कैसे रख सकते हैं, ये आप लोगों को बताना है। अब यार आप लोग यही बोल सकते हो कि अगर हम रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं, यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स कि गुड न्यूट्रिशन, अगर टाइम हो तो पहले कीवर्ड्स लिख लेना, ठीक है। फिर है एक्सरसाइज, फिर है कि अगर हम ज्यादा पानी पी रहे हैं, ये ईट हेल्दी को मैंने गुड न्यूट्रिशन ही लिख दिया है।
इससे क्या होगा, इससे हमारा स्ट्रेस भी कम होता है, हम हेल्दी लाइफ भी जीते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से बच्चों इसको शुरू कर सकते हो कि गुड एक्सरसाइज या फिर गुड न्यूट्रिशन, ठीक है, उसके बाद डेली एक्सरसाइज एंड एडिकेट वाटर। यानी कि अगर ये तीन चीजें हमारी लाइफ में है ना, इससे क्या होता है, ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन मतलब क्या है, नींव है। दीज आर दी फाउंडेशन ऑफ व्हाट, ऑफ हेल्दी लाइफ। ठीक है, ये क्या है, ये फाउंडेशन है किसका, हेल्दी लाइफ का। पहला सेंटेंस तो आपका यही से बन गया। अब आप यहाँ पर अपना थोड़ा खुद का दिमाग लगा सकते हो कि भाई हेल्दी लाइफ से क्या होता है, जैसे मम्मी और डॉक्टर्स क्या ज्ञान देते हैं वो सब लिखना है आपको, सारी जगह ज्ञान ही ज्ञान पेलना है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि भाई हेल्दी लाइफ से हम लोग फिट रहते हैं, हम लोग एनर्जेटिक रहते हैं, हमारा जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होता है, कम होता है। तो सारी चीजें यही है, बस आपको जोड़ जोड़कर मिला मिलाकर बच्चों चीजों को लिखना है। आप ये भी लिख सकते हो कि अगर हम एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं तो हमारी जो बीमार होने की परसेंटेज है वो भी कम हो जाती है, बीमारियां हमसे दूर दूर भागती हैं, राइट। एंड और क्या लिख सकते हो आप, हाँ आप स्ट्रेस के ऊपर भी लिख सकते हो कि भाई देखो ज्यादा स्ट्रेस लेने से क्या होता है, अगेन हम लोग बीमार होते हैं, डिसीजेस आती है, या फिर हमारी जो हेल्थ है वो डिटोरिएट होती है, कम होती है। कम मतलब खराबी की तरफ जाती है, राइट। तो अगर ये 3 नंबर का है तो ये लगा लो कि यार 7-8 लाइंस लिखाना काफी है, ठीक है, 7-8 लाइंस काफी है। तो इन्हें भी जोड़ जोड़कर अगर 2-4 लाइंस में लिख दोगे, वेल एंड गुड। अगर ये नहीं लिखना, ठीक है, तो क्या लिखना है मैं बताऊंगी, बट मैं आपके 2 मिनट लेना चाहती हूँ फटाफट से, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाली हूँ, कि आपको पता ही है वैसे तो, बट स्टिल बच्चों आगाज बैच आ गया है, ठीक है, जो कि आज से ही 15 मार्च से ही शुरू हो रहा है, ठीक। बट ऐसे मत समझना कि अभी तक आपने लिया नहीं है तो आपका मिस आउट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर यू गाइस। सो कक्षा 11वीं के लिए हम लोग बच्चों बैच लेकर आ गए हैं, अकॉर्डिंगली जेई और नीट के लिए भी आपके बैचेस आ गए हैं। इसमें आपको पता ही है कि जो टीचर्स आपको 10वीं में पढ़ाते आए हैं वही सारे आपके फेवरेट टीचर्स आपको वहां पे पढ़ाने वाले हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। बच्चों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो एक मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको डिटेल में तो अपन पढ़ाएंगे ही, है ना, डिटेल लेक्चर्स तो आपको देंगे ही हम लोग, बट उसी के साथ साथ हम आपको वन शॉट भी देंगे जो कि कंप्लीटली नया है ना। नहीं तो लोग आपको वन शॉट में पढ़ाते हैं, नहीं तो लोग आपको डिटेल लेक्चर्स में पढ़ाते हैं, है ना, दोनों में से कोई एक ही काम करते हैं, बट हम यहाँ पर दोनों काम करेंगे, ठीक। आपको डिटेल में पढ़ा दिया, हर बार तो आप डिटेल में नहीं देख सकते ना लेक्चर, एक बार डिटेल में समझ लिया तो मान लो अगर पेपर वाले दिनों में आपको रिवाइज करना है तो उसके लिए वन शॉट, ठीक है। नेक्स्ट पीसीएमबी, इंग्लिश, हिंदी सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। साथ ही साथ हम एक ग्रुप भी बनाएंगे फॉर आवर टॉप स्टूडेंट्स। उसी के साथ साथ सारे बच्चों के लिए लाइव सेशन, करियर काउंसलिंग सेशंस भी हम लोग लाइव आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे इस बैच के अंतर्गत। और इतना ही नहीं बच्चों, जिन स्लाइड से हम पढ़ाएंगे वो तो आपको मिलेंगी, उसके साथ साथ आपको नोट्स मिलेंगे, हर वक्त आपके चैप्टर टेस्ट लिए जाएंगे, आपको सुपर 50 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, साथ ही साथ आपको रोज का होमवर्क भी मिलेगा। इस बैच में ऐसी कोई भी चीज मिसिंग नहीं है जो होनी चाहिए थी और हमने ना दी हो। एवरीथिंग इज देयर कि हम आपकी 11th क्लास को और आपके आने वाले फ्यूचर को और बेहतरीन बना पाए। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर पॉपअप हो रहा होगा, यहाँ से भी आप नंबर देख सकते हो 01247158 इस नंबर पे कॉल कर लो, या तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है उसको प्लीज आप लोग फिल कर दो, तो हमारी टीम आपसे खुद कॉन्टैक्ट कर लेगी, ठीक है। चलो, तो अब बच्चों यहाँ पर पॉइंट ये है कि 6 वाले ऑप्शन में नहीं तो आप ये कर लो 3 नंबर का। अगर आपके बस की ये नहीं हो पा रहा है तो फिर आपके पास चॉइस है कि आपको एक पिक्चर दी हुई है एंड आपको बोला गया है आप मान लो फैमिली के साथ पिकनिक पे गए हो, जैसे हम लोग बचपन में इंडिया गेट जाते थे, मेरी और मेरी फैमिली, है ना, तब इंडिया गेट बहुत अच्छा हुआ करता था, अब तो ऐसे ही हो गया है, ठीक है। तो बोला है कि एक पिक्चर देखो और एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखो कि आपने कैसे अपने पिकनिक को एंजॉय करा। तो अब यार ये आप पूरा का पूरा पिक्चर देख सकते हो कि बड़े लोग यहाँ पर खाना वाना लेकर आए हैं, है ना, यहाँ पर जो पापा है या जो बड़ा भाई है कुछ भी बोल लो वो खेल रहे हैं, यहाँ पे दादू के साथ एक बच्चा बैठा हुआ है। तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर आप लोग बहुत अच्छे से अपना ये पिकनिक क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आप शुरू कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि भाई पिकनिक क्या है। पिकनिक एक बेस्ट ऑप्शन है, किस चीज के लिए बेस्ट ऑप्शन है, टू स्पेंड टाइम टुगेदर, है ना। फैमिली में आजकल सब लोग आपस में बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं, बट पिकनिक से क्या होता है, सब लोग मिलते हैं, एक साथ क्या करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। अब आप यहाँ पे शुरू कर सकते हो कि भाई लास्ट वीकेंड की बात है, हम सब पिकनिक गए थे। फ्यूचर टेंस में तो लिखोगे नहीं, है ना, कि हम पिकनिक जा रहे हैं, ये तो नहीं लिख सकते हो ना,
होकर आ गए हो तभी बता रहे हो। सो बोल दिया कि लास्ट वीकेंड की बात है, हम लोग कहाँ गए थे, हम लोग पूरी की पूरी फैमिली पिकनिक गई थी। अब आप थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेसिफिक बताओगे। मान लो आपने लिख दिया कि भाई 11 AM, 11 बजे हम लोग कहाँ पहुंच गए थे, तो आप बोल दोगे एट 11 AM वी रीच्ड आवर पिकनिक स्पॉट, है ना। तो जहां पर हमें जाना था हमारी पिकनिक स्पॉट पे, वहां हम लोग 11 बजे शाम पहुंच गए थे। फिर आप बोल दोगे कि इट वॉज अ ब्यूटिफुल व्यू, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल व्यू था, ठीक है, और साथ में थोड़ा सा पानी भी था, आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर ऑन द बैंक ऑफ रिवर लिख सकते हैं कि भाई समुद्र के पास या नदी के पास हम लोग गए थे। तो वो एक अलग ही पूरा का पूरा माहौल होता है जब ग्रीनरी होती है, रिवर होता है, अपने होते हैं, तो वो एक अलग ही पीस बच्चों हमें वहां पर मिलता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर बोल सकते हो कि देयर वाज अ लार्ज एरिया ऑफ ग्रीन फील्ड, है ना, कि दूर दूर तक हरियाली हरियाली फैली हुई है। तो ये आप बोल सकते हो कि देयर वाज अ लार्ज एरिया ऑफ ग्रीन फील्ड। फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो कि और क्या लिख सकते हो यार, हाँ, सो आप बोल सकते हो कि मी एंड माई सिबलिंग्स, यहाँ पर दिख रहे हैं ना एक से ज्यादा बच्चा है, तो आप हो सकता है इन तीनों में से कोई एक आप हो, बाकी के दो आपके भाई बहन हो। तो आप बोल सकते हो कि मी एंड माई सिबलिंग्स वी स्टार्टेड प्लेइंग गेम्स, है ना, विद आवर फैमिली, विद आवर ग्रैंडमा, विद आवर ग्रैंडपा या विद आवर फादर। तो इन सब चीजों को आप लोग इंक्लूड करके 3 नंबर का है, तो अगेन 7-8 लाइन बहुत ही अच्छे से आप लोग लिख कर आ सकते हो। साथ ही साथ खाने की बात करना मत भूलना, है ना, लिख सकते हो द फूड टेस्टेड वेरी गुड, दिया द फूड वाज डिलीशियस, जो मेरी नानी या जो मेरी दादी ने मेरी मम्मी के साथ मिलकर बनाया था, ठीक है, समझ में आया, क्लियर। सो आई होप दैट इज क्लियर। तो नहीं तो आप इस पे लिख सकते हो और नहीं तो आप इस पे लिख सकते हो। यार राइटिंग वाले पार्ट में मैं हमेशा बच्चों को यही बोलती हूँ, कोई भी टीचर आपको ये नहीं सिखा सकता कि एग्जैक्ट आपको क्या लिख कर आना है ना। अगर तभी मैं पैराग्राफ नहीं लिख कर लाई, अगर मैं पूरा का पूरा पैराग्राफ तुम्हारे लिए लिख कर भी ले आती, लेट्स से लिख कर ले आई, तो क्या सेम थोड़ी आना है पेपर में, समझ रहे हो ना। तो इससे बेहतर है कि ट्रिक समझो कि आप लोग किस तरीके से चीजों को लिख कर आ सकते हो। नाउ सेक्शन सी पे आ जाओ बच्चों, ग्रामर पे। अब यहाँ पर एनी 5 आपको केवल कोई 5 करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 7 हैं और आपको क्या करना है, केवल 5 करने हैं बेटा, इससे ज्यादा आपको नहीं करने, ठीक है। ऑल राइट। ऑल्सो यहाँ पर जब आप पिकनिक वाला एंड करो ना, तो जब आपने आने का टाइम बोला था तो जाने का टाइम भी मेंशन करना कि अराउंड 5 PM वी वेंट होम, है ना। पिकनिक को खत्म करना है, ऐसे नहीं पिकनिक को बीच में छोड़ दिया है। तो ये वाली लाइन से जरूर एंड करना, कोई भी पैराग्राफ हो अगर आपने शुरुआत किया है तो उसे खत्म भी आप लोग प्लीज करिएगा। नेक्स्ट है, आई हैवंट बॉट डैश मिल्क टुडे, सम मिल्क टुडे, एनी मिल्क टुडे या मैनी मिल्क टुडे। तो बताओ क्या आना चाहिए, जाहिर सी बात है एनी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ही इज अफ्रेड डैश डॉग्स, उसे कुत्तों से डर लगता है, सो ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। आई डैश बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। अब यहाँ पर बच्चों क्या बात हो रही है, एक इमेजिनरी सिचुएशन की बात हो रही है कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं वो खरीदूंगा, अगर वुड हैव होता तो मतलब मैं खरीद लेता वाली बात होती, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा I would buy that mobile if I had money. The earth dash round the sun. तो यहाँ पर बच्चों एक जनरल ट्रुथ की बात हो रही है, राइट। तो आप देखो मूविंग तो आएगा नहीं, इज एम आर नहीं है तो मूव होगा, नहीं तो यहाँ पे मूव्स होगा। अब बात हो रही है द अर्थ की, विच इज ऑब्वियसली एक ही है, सिंगुलर ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा मूव्स, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज डैश आर लेट, तो आर में एन, द आर में ऑब्वियसली एच साइलेंट है तो इसलिए हम एन लगाएंगे। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, और टेंसेस हो जाए या फिर आपका क्या बोलते हैं मॉडल्स हो जाए, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा रखा है। अगेन लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप कहीं पर भी अटक रहे हो। वैसे ये है नहीं अटकने वाले क्वेश्चन, 7 में से कोई भी 5 ही करने हैं। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस डैश आई एम इल। अब यहाँ पे रीजन दे रहा है वो, है ना, यहाँ पे कारण बता रहा है। तो जब भी हम किस चीज का कारण बताते हैं अपन बिकॉज लगाते हैं कि भाई मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं क्या हूं, मैं बीमार हूं। ही नोज द बॉय डैश इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। कल ही मैंने आपको कल की क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन कराया है कि वो उस लड़के को जानता है जिसने ब्लू शर्ट पहनी है ना। तो यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, पर्सन के लिए हम हु लगाते हैं। सो ही नोज द बॉय, वो उस लड़के को जानता है जिसने क्या करा है, ब्लू शर्ट पहना है।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये मैंने आपको कल ही सिखाया है कि सो दैट लगाकर आपको कैसे चेंज करना है, तभी मैं बोल रही हूँ एक बार आरबीएससी वाला भी सैम्पल पेपर देख लेना। लिखा है अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। अब आपको सो दैट लगाना है, तो हमेशा यहाँ पर आप लोग इन टाइप के सेंटेंस में वेरी को हटा दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा अमन इज सो इंटेलिजेंट, ठीक है। और एक सेंटेंस जब खत्म होगा फिर आप यहाँ पर दैट लगाओगे हमेशा, तो अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट आ जाओ। चेंज इनटू नेगेटिव, शी डज हर वर्क, बहुत ही आसान है। शी डज हर वर्क लिखा है, इसको हमें नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी डज नॉट डू हर वर्क। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी आपके वाक्य में यहाँ पर तो ये एज अ वर्ब यूज हुआ है ना, एज अ वर्ब यूज हुआ है। बट जब भी आपके वाक्य में डू और डज आता है तो हम वर्ब के साथ एस नहीं लगाते, तो यहाँ पर जब डज नॉट आ गया नेगेटिव सेंटेंस में तो इसके साथ एस नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। सो शी डज नॉट डू हर वर्क। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, शी लिव्ड इन शिवपुरी, इसको आपको इंटेरोगेटिव में बदलना है। शी लिव्ड इन शिवपुरी। अब यहाँ पर आप लोग क्या बोल सकते हो, शी लिव्ड इन शिवपुरी को अगर आपको इंटेरोगेटिव में बदलना है ना, इंटेरोगेटिव मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक, जैसे ऊपर हमने नेगेटिव में बदला, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 1 मिनट लो और सोचो। तो यहाँ पर ऑब्वियसली यार देखो लिव्ड लिखा है, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के इंटेरोगेटिव में अपन लोग क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं। सो डिड, उसके बाद प्लस तुम्हारा सब्जेक्ट आ जाएगा, डिड शी, डिड लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड शी लिव्स इन शिवपुरी, सॉरी डिड शी लिव इन शिवपुरी। ठीक है, नेक्स्ट, इफ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली यू वोंट लर्न योर लेसन। बोला गया है यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे इफ की जगह पर बच्चों अनलेस का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर देखो जब भी आपके वाक्य में अनलेस हो तो हमें यहाँ पर नेगेटिव वर्ड को भी हटाना पड़ता है, क्योंकि अनलेस और आपका जो नेगेटिव वर्ड होता है दैट इज ऑलमोस्ट सेम। अनलेस भी एक नेगेटिव चीज को ही रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो हम अनलेस और नेगेटिव दोनों चीजें यहाँ पर नहीं रख सकते, हमें जाहिर सी बात है कि किसी एक को ही यहाँ पर रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखो तो यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, तो यहाँ पे इफ की जगह हम अनलेस लगाएंगे। अनलेस यू, डोंट हमारा हट जाएगा, नेगेटिव वर्ड हट जाएगा क्योंकि ऑलरेडी अनलेस आ गया। सो अनलेस यू कम टू स्कूल रेगुलरली ठीक है, बाकी पूरा का पूरा सेम, यू वोंट लर्न योर लेसन। समझ में आया? यहाँ पर केवल इतना सा एग्जामिनर चेक करना चाहता था आपका कि क्या आपको पता है कि अनलेस और नेगेटिव एक साथ नहीं आना चाहिए। तो हाँ जी, हमें पता है कि जहां पर अनलेस आएगा वहां पर हमारा नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पर भी ध्यान रखना, केवल 5 ही करने हैं हमें, मैं तो सारे कर रही हूँ बट तुम्हें 5 करने हैं। अब यहाँ पर है इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, रीअरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। बहुत आसान है बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा चिल्ड्रन, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर, फिर इसके साथ ही प्लेइंग लगा हुआ है। सो चिल्ड्रन वर प्लेइंग, कहाँ क्या खेल रहे थे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। ठीक है, सो चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क इज गना बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। शी वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। कल भी मैंने आपको एक्टिव पैसिव वाला बताया था कि किस तरीके से करना है। अब हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे, अ पिक्चर। अब वॉज लगा है तो अपन वॉज ही लगाएंगे, तो सबसे पहले हो जाएगा अ पिक्चर वॉज बीइंग, है ना, वॉज बीइंग। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगा ड्रॉइंग का, ड्रॉन बाय शी का हर।
Next, they have been playing here since morning. Change the sentence into past perfect continuous tense. अब यहाँ पे बच्चों टेंसेस के लिए आपको पहले पता होना चाहिए किस टेंस में है. Have भी लगा है, been भी लगा है, playing भी लगा है, यानी कि ये आपका है present perfect continuous. और प्रेजेंट से जब भी हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं तो कुछ नहीं चेंज होता है, केवल जहां पे हैव लगा है वहां पर हैड लग जाता है. दैट्स इट. ये मैंने गला फाड़ फाड़ के आप लोगों को समझा रखा है, बता रखा है, राइट? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दे हैव की जगह हैड, बीन प्लेइंग, हेयर की जगह हेयर, सिंस की जगह सिंस, मॉर्निंग की जगह सारा सेम रहता है. अगर किसी को नहीं आते हैं टेंसेस का वन शॉट लेक्चर मैंने बना के डाल रखा है, प्लीज पेपर से पहले देखकर जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ठीक है, ऑल राइट, आगे आ जाओ. अब जब ये भी हो गया तो यहाँ पर आपका ग्रामर खत्म, यानी कि यहाँ से 5 क्वेश्चन करने आएंगे, यहाँ से 5 क्वेश्चन करने आएंगे. दैट्स इट. 10 नंबर का आपका ग्रामर है. बहुत आसान ग्रामर है. अगर आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ाई कर रखी है, मैं ये लिख कर दे सकती हूँ और पूरे नंबर आने चाहिए ग्रामर में. ठीक है, अब आगे आ जाओ भाई लिटरेचर पार्ट पे. लिटरेचर में आपके पहले कुछ एमसीक्यू आएंगे. लिखा है लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद. लेंचो ने लार्ज बड़ी बूंदों को किससे कंपेयर करा? डायमंड, पर्ल, स्टोन, न्यू कॉइन. ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, न्यू कॉइन्स. नेक्स्ट, व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट? नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से बेटा जी आपका ये क्वेश्चन है कि डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, जब अत्याचार हुए तो उनसे कौन निकले? हाइट्स ऑफ कैरेक्टर निकले. ये जब मैं चैप्टर समझा रही थी तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लो भाई, अगर मैं इंडिया की बात करूं, अंग्रेज कभी आए नहीं होते, अत्याचार किया ही नहीं होता, तो हमारे देशभक्त हमें मिले ही नहीं होते. वैसे ही वहां पे भी अत्याचार होने का एक अनइंटेंडेड इफेक्ट हुआ, यानी कि ना चाहते हुए भी एक अच्छी चीज क्या हुई कि बड़े बड़े लोग वहां पर हमें मिले. What food did the seagull mothers get for it? तो सीगल की मम्मी, 2 stories about flying का ये क्वेश्चन है. सीगल की मम्मी उसके लिए क्या लाई बच्चों? फिश लाई. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, what did the woman in the aeroplane think the otter was? उस वुमेन को क्या लगा बच्चों? ऑटर क्या है? उसे लगा ऑटर एक रैट है, चूहा है ना. मिजबिल द ऑटर का ये क्वेश्चन है. बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, एकदम हलवे क्वेश्चन हैं बच्चों. 4 नंबर आपके यहाँ से पक्के. आगे आ जाओ. ये लाइन देखते ही पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, हमें पता चल जाता है कौन सा चैप्टर है. यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी है कि किस चैप्टर का है? फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. ठीक है, तो इतने आसान क्वेश्चन बच्चों इन्होंने पूछ रखे हैं कि मैं क्या ही बोलूं. फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का ये क्वेश्चन है. ठीक है, उसने क्यों बोला है कि पेपर में ज्यादा पेशेंस है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि भाई जो पेपर है वो हमारी बात सुनता है. ठीक है, और जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा, उनके जो पेशेंस हैं वो खत्म हो जाते हैं, है ना, वो गुस्सा करने लगते हैं. नेक्स्ट, ऑल राइट, यहाँ पर वैसे तो मैंने लिख दिया, बट मैं अब देख रही हूँ कि इन्होंने ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बच्चों करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट, हु हैज मोर पेशेंस देन पीपल? पेपर. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, विच ऑफ दिस वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड ब्रूडिंग? अब मान लो आपको ब्रूडिंग का मतलब नहीं पता. ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा है, I was feeling little depressed, was sitting at home with my chin in my hands, bored, wondering whether to stay down or out. I finally stayed where I was brooding. Yes, brooding मतलब क्या है यहाँ पर? सोचना, है ना. Where I was brooding, yes, paper does have more patience, यानी कि वो ये चीज सोच रही है, राइट. तो कहीं ना कहीं हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उसने यहाँ पे बोर्ड लिख दिया तो वो हैप्पी तो है नहीं. ठीक है, वॉन्डरिंग मतलब वो घूम ही नहीं रही है. दोनों ऑप्शन कट, तो बचा कौन सा? बी ही बचा. क्लियर? सो यहां से हमारे 3 नंबर पक्के. आगे आ जाओ. एक पोम दिया हुआ है. पोम कौन सा है? द ट्रीज. कौन सा पोम है? ट्रीज वाला हमारा पोम है. लिखा है फ्रॉम विच पोम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन. सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए, द ट्रीज से ये लिया गया है. नेक्स्ट, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर. एग्जैक्ट मैंने ये चीज आपको करा रखी है कि भाई जहां पर भी लाइक लग जाए ना वहां पर वो सिमिली है. ऑप्शन नंबर बी, है ना. जहां पर भी लाइक लगाकर तुलना हो रही है, लाइक लगाकर कंपैरिजन हो रहा है दो चीजों का. यहाँ पे चांद को क्या बोला गया है? किसकी तरह? शीशे की तरह टूटा है. तो शीशे की तरह, तू शेर की तरह बहादुर है, तू पेड़ की तरह लंबा है. तो जहां पर भी के जैसा के तरह लाइक और एज आ जाए और कंपैरिजन हो, तुलना हो, वहां पर वो सिमिली है. ठीक है. नेक्स्ट,
यहाँ पे फॉरवर्ड का अपोजिट क्या होता है? फॉरवर्ड मतलब आगे जाना, तो बैकवर्ड हो गया पीछे जाना। तो यहां से भी तुम्हारे 3 नंबर पक्के। अब आएंगे बेटा लिखने के लिए आंसर। बहुत खेल लिया हमने एमसीक्यू एमसीक्यू, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 8 क्वेश्चन दिए हैं, जिनमें से आप लोगों को केवल 6 क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर का है, यानी कि ज्यादा नहीं लिखना, 4-4 लाइन लिख दोगे काफी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे और उसने भगवान के नाम से वो साइन क्यों करा? वो अपना नाम भी तो लिख सकता था, है ना। तो आप यहाँ पर लिख दोगे, बहुत बार मैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुकी हूँ, बट स्टिल आप लिख दोगे पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे इसलिए भेजे उसकी मदद करने के लिए, टू हेल्प हिम एंड ऑल्सो टू कीप हिज फेथ अलाइव, कि उसका जो भगवान के प्रति श्रद्धा है वो जिंदा रहे, ठीक है। वो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो गया था लेंचो का भरोसा देखकर भगवान के ऊपर। उसने विश करा, उसे लगा कि काश ऐसा भरोसा ऐसी श्रद्धा मेरे पास भी होता भगवान को लेकर। तो उसने बाकी के एम्प्लॉयज से बोला कंट्रीब्यूट करने के लिए, और उसने अपनी भी सैलरी दिया। जब उसने पूरे के पूरे पैसे, मतलब हाफ से ज्यादा 70 पेसोस कलेक्ट कर लिए, उसने एनवेलप पे डाले एंड ही साइन द लेटर एज गॉड। व्हाई? दूसरे यहाँ पर पूछा था ना क्यों उसने साइन किया, बिकॉज ही डजंट वांट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड, क्योंकि वो भगवान के प्रति उसका जो श्रद्धा है कि मेरा भगवान मेरी मदद करेगा, उसे डगमगाना नहीं चाहता। अपना नाम लिख देता तो उसे पता चल जाता भगवान ने मदद नहीं करी। नेक्स्ट, व्हाट आइडियल्स डिड नेल्सन मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? नेल्सन मंडेला ने क्या बोला स्पीच लेते हुए कि अब साउथ अफ्रीका को किस चीज का सफर नहीं करना पड़ेगा? सो आप यहां पर लिख दोगे, जस्ट अ सेकेंड, नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल। लिबरेटिंग मतलब फ्री कराना, कि हम हमारे लोगों को फ्री कराएंगे, किससे? पॉवर्टी, गरीबी से, और वो जो सफर कर रहे हैं, जो उन्हें बीमारियां हो रही हैं, इन सब चीजों से हम फ्री कराएंगे। हम एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जहां पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। कोई भी जेंडर या कोई भी रेशियल, कोई भी कलर के बेसिस पे, कोई भी तुम्हारे जेंडर के बेसिस पे तुमसे भेदभाव नहीं करेगा। एक ऐसे समाज की स्थापना हम करेंगे। आपको कोई भी 6 करने, यानी कि जो 2 आपको डगमगाने से लगे वो आप छोड़ देना। कूर्ग को बच्चों हेवन से कंपेयर क्यों किया गया है? तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि भाई कूर्ग को हेवन से कंपेयर इसलिए किया गया है क्योंकि उसकी नेचुरल ब्यूटी इतनी खास है ना, बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी। जो उसका वातावरण है, जो उसके अच्छे अच्छे फॉरेस्ट है, जो हिल्स है, जो कॉफी प्लांटेशंस है, क्योंकि वो इतना खूबसूरत लगता है, इसलिए बोला गया है कि शायद ये स्वर्ग का टुकड़ा है जो निकल कर आया है, ठीक है। तो ये चीज आप लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका क्वेश्चन कि ऑटर को मैक्सवेल ऑटर क्यों पुकारा गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई जो मिजबिल था, ठीक है, वो एक अननोन रेस ऑफ ऑटर से बिलोंग करता था, ठीक, एंड क्योंकि वो मैक्सवेल का पेट था इसलिए उसे मैक्सवेल ऑटर बोला गया था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर? 2 ही क्वेश्चन एक में पूछे, एक एक लाइन आपको लिखनी है। तो यहाँ पर आप पहले तो लिख दोगे कि सोर्स क्या था भाई उसकी अनएंडिंग जॉय का, वो इतना ज्यादा खुश क्यों थी? क्योंकि भाई उसे बस जो दिखती थी ना, जो उसके विलेज और टाउन के बीच में ट्रैवल करती थी, ठीक है, हर बारी उसमें नए पैसेंजर्स देख के वो बहुत खुश होती थी, ठीक है। और उसका डीपेस्ट डिजायर क्या था? हर डीपेस्ट डिजायर वाज टू राइड ऑन दैट बस। बच्चों इंग्लिश में बहुत जरूरी है कि आप अपना जो आंसर है, जो उत्तर है, उसे लिख किस प्रकार रहे हो, है ना। ये नहीं है कि आप कोई लाइन ऊपर कर रहे हो, कोई लाइन नीचे कर रहे हो, तो प्लीज ऐसे मत करना। मैंने आपको इतने क्वेश्चंस कराए हुए हैं ना कि अगर आप वो पढ़ जाओ ना तो उनसे बाहर पेपर आएगा ही नहीं, ये गारंटी है। बट हाँ, आपकी साइड से इतनी मेहनत चाहिए कि जितने मैंने कराए हैं वो आप कर लो, इस वीडियो के अलावा भी, ठीक है। अगर आपने कर रखे तो ये तो मैं साइन ले लो मुझसे कि उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट, यहां पर लिखा है हाउ डिड बुद्धा हेल्प गौतमी टू अंडरस्टैंड दैट डेथ इज अ पार्ट ऑफ वंस लाइफ। तो कैसे लॉर्ड बुद्ध ने गौतमी को ये बात समझाई? तो लॉर्ड बुद्ध ने बच्चों क्या बोला? बोलोगे आस्क्ड हर टू फाइंड अ हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ लव्ड वन। उसे बोला कि तू एक ऐसा घर ढूंढ जहां पर कोई भी मरा ना हो। बट गौतमी को ऐसा घर नहीं मिला। तब उसे फ्लिकरिंग लाइट्स दिखी। ये लिखना बहुत जरूरी है। फ्लिकरिंग मतलब ऐसे टमटमाना, बंद होना जलना, बंद होना जलना। तो तब उसको रियलाइज हुआ कि लोगों की जिंदगियां भी बिल्कुल इस लाइट के समान है जो जलती है और बुझती है, ठीक है। तो ये जो लाइफ और डेथ है ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। नेक्स्ट, व्हाई डिड लमोव गो टू द हाउस ऑफ चुबुकॉव? बच्चों द प्रपोजल चैप्टर का ये क्वेश्चन है कि लमोव चुबुकॉव के घर क्यों गया? तो हमें पता है कि लमोव चुबुकॉव के घर गया था उसकी बेटी नटालिया का हाथ मांगने, ठीक है। तो आप
यहीं तक इसे लिख सकते हो, बस यहाँ तक आप लिख दोगे नंबर मिल जाएंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा लिख दिया कि अगर ये थोड़ा 3-4 नंबर में आ जाए तो आप ये भी लिख सकते हो कि चुबुकॉफ को पहले डाउट हुआ और उसे लगा कि लमोव वहां पे पैसे मांगने आया, लमोव हैड कम फॉर सम मनी, बट व्हेन ही केम टू नो द रियल रीजन ही वाज ओवरवेल्म। बट जब उसे पता चला कि मेरी बेटी का हाथ मांगने हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि लमोव एक बहुत ही प्रॉफिटेबल रिश्ता है उसकी बेटी के लिए। जब आप ये 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन कर दोगे आपको 12 नंबर मिल जाएंगे। अभी तक आपने इतना पेपर कर लिया कि आप आराम से पास हो जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सारे नहीं करने हैं, केवल 2 करने हैं। ठीक है, 2-2 नंबर के हैं, ये भी आपको 2 करने हैं, पोम्स में से हैं। तो यहाँ पे है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नेचर, कुदरत का इस्तेमाल कैसे करा है अपनी पोम डस्ट ऑफ स्नो में, राइट। तो आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हो, ये मैंने काफी ज्यादा बड़ा लिखा है, आप इसको छोटा करके भी लिख सकते हो। बड़ा मैंने इसलिए लिख दिया है कि भाई अगर लॉन्ग आंसर में भी आए तो आपको पता हो। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि भाई पोएट ने हेमलॉक ट्री का इस्तेमाल करा है नेचर में से, पोएट ने क्रो का इस्तेमाल करा है, क्यों? अपना सोरो, अपना गम वाला, अपना सैड वाला फेस दिखाने के लिए। ठीक है, ऑल राइट, आगे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। Why did custard cry for a nice safe cage? Why is the dragon called cowardly dragon? तो आप बोल दोगे कि भाई कस्टर्ड हमेशा रोता रहता है क्योंकि वो कवर्ड है, वो डरपोक है, लोगों को लगता है वो डरपोक है। और उसे कवर्डली ड्रैगन क्यों बोला गया है? क्योंकि बाकी सब घर में बहुत ब्रेव है ना। पोम के अंदर दिखाया है कि जो इंक है, ब्लिंक है, मस्टर्ड है, वो सारे बहुत ब्रेव है ना। बेलिंडा का कंपैरिजन भालुओं से किया गया है कि भाई वो इतनी ब्रेव है जैसे ग्रुप ऑफ बियर्स होते हैं। इंक और ब्लिंक इतने ब्रेव हैं कि भाई वो तो शेरों को भगा दे। और मस्टर्ड तो भैया इतना ब्रेव है जैसे एक टाइगर होता है ना गुस्से में, बिल्कुल वैसा। तो क्योंकि बाकी किरदारों को बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, ब्रेव दिखाया गया है, ऑन द कॉन्ट्रेरी सेम चीज कस्टर्ड को कवर्ड दिखाया गया है। नेक्स्ट, बॉल पोम का क्वेश्चन है कि भाई पोएट ये क्यों बोल रहा है कि आई वुड नॉट इंट्रूड। इंट्रूड मतलब मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, पोएट ऐसा क्यों बोल रहा है? और वो उस बच्चे के पास जाकर ऐसे जॉन बेरीमैन ये क्यों नहीं बोल रहा कि मैं तुझे नई बॉल लाकर दूंगा? तो आप बोलोगे बिकॉज वो चाहता है कि जो लड़का है वो क्या सीखे, मीनिंग ऑफ लॉस सीखे, कि जिंदगी में ऐसी चीजें आएंगी, ऐसी स्थितियां आएंगी जहां पर लॉस आपको होगा ही। ठीक है ना। एंड पैसे उसने इसलिए नहीं ऑफर करे क्योंकि पैसे वर्थलेस होते हैं, पैसे मेमोरीज को लेकर नहीं आते। नेक्स्ट, यहां से भी आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं, 2-2 नंबर के हैं ये क्वेश्चन, और ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से है। ठीक है, तो डॉक्टर हीरियट कॉन्फिडेंट क्यों थे कि ट्रिकी बहुत जल्द हॉस्पिटल में होगा? क्योंकि भाई ट्रिकी वाज फैट एज अ ब्लॉटेड सॉसेज। ट्रिकी किसकी तरह मोटा लग रहा था? ब्लॉटेड सॉसेज की तरह। और उसकी जो आंखें वो पूरी लाल लग रही थी, है ना। तो डॉक्टर हीरियट ने जब देखा उसको तो बिल्कुल पहचान लिया, क्योंकि वो डॉक्टर थे भाई, है ना, जानवरों के डॉक्टर थे। उन्हें ये अनुमान लगा लिया, प्रेडिक्ट कर लिया कि भाई जैसे इसकी हालत है ना, बहुत ही जल्द ये बीमार पड़ेगा। What story did lady tell Denby to get the jewels? बच्चों यहाँ पे हॉरेस डेनबी का बहुत पागल बनाया एक औरत ने, है ना। तो उसने क्या स्टोरी बताई? उसने बोला कि मेरे जो गहने हैं वो कहाँ पर है? सेफ में है, तिजोरी में है, जो मुझे चाहिए। और उसने बोला कि मैं यहाँ पर नंबर भूल गई हूँ, फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ। यहाँ पर ये जो तिजोरी है, इसका जो लॉक है उसका नंबर भूल गई हूँ, तो आप मेरे लिए ये खोल दो। और बच्चों सारी प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू हुई। तभी बोलते हैं इतनी जल्दी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। हाउ डू यू एक्सेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट? अब यही क्वेश्चन मैं कल राजस्थान वालों को भी बोल रही थी, है ना। उनके में ये था कि ग्रिफिन लॉलेस पर्सन क्यों है? तो मैं तुम्हें भी यही बोलूंगी कि एक ये लॉलेस वाला भी याद करके जाना जो मैंने कल कराया था। लॉलेस में उसके सारे जो उसने नेगेटिव चीजें करी है वो आएंगी। और ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट कैसा था? तो आप बोलोगे वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। भाई एज अ साइंटिस्ट तो अच्छा ही था वो ना, तभी तो उसने ये साइंटिफिक फॉर्मूला की खोज कर ली कि कैसे ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल करना है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी साइंस के अंदर, राइट। वो अलग बात है दैट ही सीम टू एंजॉय द फीलिंग ऑफ पावर। जब वो इनविजिबल हो गया तो उसने ये अपने बेनिफिट के लिए यूज किया, दूसरों के लिए यूज नहीं किया। नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या करना है? कोई भी एक क्वेश्चन करना है आपको क्वेश्चन नंबर 14 में, जो 3 नंबर का होगा। आपको चॉइस दे रखी है, ये अच्छी बात है। आप नरेटर का एक्सपीरियंस बताओगे जब वो काले बादलों में चला गया था तो उसके साथ क्या क्या हुआ, या फिर आप बता दोगे कि बेकिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रॉफिटेबल पैसे वाला प्रोफेशन माना जाता है गोवा में, कैसे?
ठीक है, तो आपको जो भी लिखना है आप इनमें से कोई एक लिख दोगे कि भाई जैसे ही हमारा जो पायलट है वो उसने तूफान में जैसे ही वो घुसा तो उसका जो प्लेन था इट स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग इन द एयर, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, ही कुड नॉट सी एनीथिंग, उसे बाहर का दिखाई देना बंद हो गया। नंबर 3, when he looked at the compass and other instruments they had stopped functioning due to the storm। तो 3 नंबर में 3 पॉइंट अपन ने लिख दिया। बेकिंग वाला लिखना है तो आप बोलोगे भाई बिल्कुल, बेकिंग एक बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। क्यों? क्योंकि भाई ब्रेड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गोवा की लाइफ का, गोवा के लोगों के लिए, है ना। बेकर्स अच्छा कमाते हैं, बेकर्स अपने नीचे सर्वेंट रखते हैं, उनकी फैमिली हमेशा खुश और प्रॉस्पेरस लगती है, दे नेवर स्टार्व्ड, उन्हें कभी भी खाने की कमी नहीं होती। नेक्स्ट बच्चों कोई एक ही क्वेश्चन करना है, ये पोम में से होगा। अब यहाँ पर बोला नहीं तो टाइगर इन द जू का थीम बता दो आप। ठीक है, सबके सेंट्रल आइडिया और सबके थीम भी मैंने आपको करा रखे हैं, वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट व्हाट आर द 2 डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड कैसे खत्म होगा? अगेन 3 नंबर का है, कोई एक ही करना है। अब आप यहाँ पर अगर वर्ल्ड एंड वाला चूज करते हो तो आप बोल दोगे कि भाई एक डिबेट चालू है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वर्ल्ड फायर से खत्म होगा और कुछ लोग बोल रहे हैं आइस से खत्म होगा। फिर आप बता दोगे फायर रिप्रेजेंट करता है डिजायर और आइस रिप्रेजेंट करता है हेट्रेड को और इनसेंसिटिविटी को। ठीक है, नेक्स्ट अगर टाइगर इन द जू का थीम लिखना है तो आप ये लिख सकते हो पहले, सबसे पहले कि टाइगर इन द जू कविता को रचित किसने किया है, लिखा किसने है। तो आप बोल दोगे कि टाइगर इन द जू को लेस्ले नॉरिस ने लिखा है। और इससे अपने को क्या पता चलता है, बहुत सारी थीम निकल के आती है। पहली है फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी, फ्रीडम मतलब आजादी, कैप्टिविटी मतलब बंद करके रखना, एक ये थीम हमें दिखती है। ठीक है, एक हमें ये दिखता है कि कैसे वाइल्डरनेस वर्सेस नेचुरल ब्यूटी। ठीक है, एक हमें टेम्ड वर्सेस वाइल्ड, तो ये सारी थीम्स निकल कर आती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी। इस पोम में बताया गया है कि कैसे जो टाइगर है वो अपनी फ्रीडम के लिए तरसता है, कैसे एक टाइगर जिसे अपने नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए उसी टाइगर को आप लोगों ने जंगल से उठाकर जू में पटक दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 16 होगा बेटा वो आपका आखिरी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन पेपर का, एंड ये भी 3 नंबर का होगा, आपको एक ही करना है। हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। 75 वर्ड्स आपको लिखने हैं, ज्यादा वर्ड्स आपको नहीं लिख रहे हैं, मतलब इन्होंने बोला है भाई बेसिकली तुम 6 लाइन के आसपास लिख दो, काफी है हमारे लिए, है ना, 6-7 लाइन लिख दो काफी है। या फिर इनविजिबल मैन सबसे पहले विजिबल कैसे हुआ, सबसे पहले वाला सीन बताना है। तो अब आप भोली की टीचर के बारे में अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख दोगे कि भाई भोली की टीचर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, वो बहुत ही पोलाइट थी और फ्रेंडली थी, जिससे कि भोली के कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ। उसने हमेशा भोली को एनकरेज किया एंड वाज अफेक्शनेट टुवर्ड्स हर, उसे बहुत ज्यादा प्यार दुलार दिया। एंड शी आस्क्ड भोली टू पुट असाइड हर फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली। साथ ही साथ जो उसे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी उसमें भी उसकी टीचर ने बहुत हेल्प करी। अगर आप दूसरा वाला करना चाहते हो तो आप यहाँ पे बता दोगे कि भाई जो बिग स्टोर वाला इंसिडेंट है कि पहली बार तो वो विजिबल तभी हुआ था ना जब वो बिग स्टोर, लंदन के बिग स्टोर में घुस गया था फॉर कीपिंग वार्म एंड ओवरस्लेप्ट देयर व्हाइल वेयरिंग सम क्लोथ्स। अब क्योंकि उसने कपड़े पहन लिए थे सो द क्लोथ्स मेड हिम विजिबल टू द शॉप असिस्टेंट्स। जब सुबह शॉप खोली गई तो शॉप असिस्टेंट्स ने देखा कि कोई पड़ा हुआ है क्योंकि उसने कपड़े पहने हुए थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हर आंसर मैंने लिख भी दिया है। ये सारे आंसर्स मैं खुद गारंटी बोल रही हूँ, बार बार ही क्यों बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे नए भी देख रहे होंगे। तो ये सारे आंसर्स यार मैं बहुत बार करा भी चुकी हूँ क्लासेस में, मतलब इतनी बार करा चुकी हूँ ना, इतनी बार करा चुकी हूँ कि मुझे नहीं लग रहा कि जो मैंने यहाँ पर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मैंने पहले ना कराया हो। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये वीडियो से तो ऑब्वियसली बहुत मदद मिलेगी ही पेपर में, बट इसी के साथ साथ अभी आपके पेपर में टाइम है ना, अभी है आपके पास आज का भी आधा दिन है एंड आपके पास कल का भी दिन है। आप इसको प्लीज जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है ना उन इंपॉर्टेंट वीडियोस को देख लेना। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट यार, मचाकर आना और पेपर के बाद जरूर आकर बताना कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ। कोई भी डाउट है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू गाइस लेटर। बाय बाय, थैंक यू सो मच।